Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. दिस वीडियो वुड रिमेन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 वीडियो ऑफ दी ज्योग्राफी से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इन इंडिया। जो माउंटेन पासेस हैं इंडिया में, जैसे खारदुंगला, बनिहालला, जोजिला, सिपकिला। तो विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस अबव मेंशन पासेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट हमें सीक्वेंस में लगाना है, जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए, जैसे खारदुंगला, बनिहालला, जोजिला, सिपकिला। और ये इसके लिए मैप की बहुत ज़रूरत है, तो आप मैप में भी देख सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन रिटर्न करोगे साथ के साथ, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और इजी रहेगा। मैप में ज़रूर देखिएगा। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी है थर्ड, सेकंड, फोर्थ वन। सी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन। और डी है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। पास क्या होता है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ। पास इज ए कनेक्टिविटी रूट थ्रू द माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच का कोई एरिया है जो कनेक्टिविटी जोड़ता है एक जगह से दूसरी जगह को। इट इज़ ए गेटवे टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो विद द नेबरिंग कंट्रीज फॉर द डिफरेंट पर्पज। द पर्पज सीक्वेंस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज गिवन बिलो। बनिहाल पास is located on the Pir Panjal range in the Ramban district of Jammu and Kashmir. It connects Banihal with काजीगुंड। तो बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है, इसके लिए बनिहाल पास बोल दिया गया इसको। तो ये पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल जो पहाड़ी है उसमें ही है। तो आपको JNK का मैप निकालना है और इससे आपको इजी रहेगा देखने में। जोजिला पास, जोजिला पास इज़ लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे, जोजिला पास इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, सबसे ऊपर वाले हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में है। इट कनेक्ट श्रीनगर विद द कारगिल एंड लेह। तो जोजिला पास है जो श्रीनगर को कारगिल एंड लेह से मिलाता है। थर्ड है सिपकिला। फोर्थ मतलब ऐसे क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की जा रहे हैं। तो सिपकिला इज़ ए माउंटेन पास बॉर्डर पोस्ट विद ए डजन बिल्डिंग्स इन सिग्निफिकेंट साइंस ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। सिपकिला, द रिवर सतलज यहाँ से ही आती है। पहले कल के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। इंटर्स इंडिया फ्रॉम द तिब्बत नियर द पास। इट इज़ लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड नगरी प्रीफेक्चर इन तिब्बत एंड चाइना। एंड लास्ट वन है खारदुंगला। खारदुंगला ऑन द लद्दाख रेंज इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन कह सकता है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, खारदुंगला। द पास इज, और ये सबसे ज़्यादा ईस्ट में है। स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज टू कैरी सप्लाईज टू द सियाचिन ग्लेशियर में, यहाँ पे सप्लाई जाती है इसके थ्रू खारदुंगला से। और आप इसको मैप में ज़रूर देखिएगा जिससे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू आर ऑन एक्सपीडिशन फ्रॉम द हल्दिया इन द वेस्ट बंगाल टू द कोची इन केरला। मतलब हल्दिया से वेस्ट बंगाल में कोची जा रहे हो आप, तो आप एक एक्सपीडिशन पे, अभियान पे हैं, जा रहे हैं थ्रू द सी रूट से जा रहे हैं। द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैज़ आस्क्ड यू टू विजिट एवरी मेजर पोर्ट ऑन सी रूट। मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने आपसे पूछा कि आपको एवरी मेजर पोर्ट पे जाना है फॉर ए सिक्योरिटी चेक। द हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स विल विजिटिंग एक्सक्लूडिंग द सोर्स ऑन डेस्टिनेशन। जहाँ से मान लो आप हल्दिया को छोड़ के और कोची को छोड़ के जो बीच में कितने आपके मेजर पोर्ट आएंगे उसको हमें बताना है। ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप मैप में देख सकते हैं। ये है 4 आएंगे, बी है 3 आएंगे, सी है 5 आएंगे, डी है 6 आएंगे। तो इसका आंसर सी है। इंडिया पोर्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड मेजर पोर्ट्स एंड द नॉन मेजर पोर्ट्स। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द यूनियन लिस्ट। मेजर पोर्ट यूनियन लिस्ट के अंदर होते हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। इन पे स्टेट भी और यूनियन भी बना सकता है। Major ports are defined in the Section 3, Clause 8 of the Indian Ports Act 1908. Any port which is
द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट और एनी लॉ। तो 1908 के रूल में बताया गया सेक्शन 3 क्लोज 8 में। स्टार्टिंग फ्रॉम दी हल्दिया यू विल बी विजिटिंग पाराद्वीप। तो आपको मैप में दिखना है, जैसे हल्दिया से स्टार्ट हो गया, फिर पारादीप आएगा, फिर एन्यूर आएगा, चेन्नई आएगा, तूतीकोरिन आएगा, बिफोर फोर्ट रीच कोची। कोची केरला में पहुंचने से पहले 5 मेजर पोर्ट आएंगे बीच में, और एक्सक्लूड करना है हल्दिया और कोची को। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये आपको मैप में ज़रूर देखना है, अगर मैप में देखोगे तो लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। विद रेफरेंस टू द बायो फर्टिलाइजर विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर करेक्ट। अनलाइक केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर डू नॉट एक्सपायरेशन डेट। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर की जैसे एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, वैसे क्या इनकी भी एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। सेकंड है सोइल मस्ट कंटेन एडुकेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बायो फर्टिलाइजर टू वर्क। सोइल जो है उसके एडुकेट न्यूट्रिशन होने चाहिए बायो फर्टिलाइजर काम करने के लिए। थर्ड है दे आर वेरी इफेक्टिव इन ड्राई एल्कलाइन सोइल। ये इफेक्टिव रहते हैं ड्राई एल्कलाइन सोइल में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर बी है। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, आर दी सब्सटेंस दैट कंटेन्स माइक्रोब्स, जैसे जो सोइल में होते हैं, विच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ट्रीज बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया, तो एजोटोबैक्टर बोलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, या राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबेना। तो ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको साइनोबैक्टीरिया या राइजोबियम, दो नाम याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर आर कैरियर मीडियम रीच इन लीव इन और माइक्रोऑर्गेनिज्म डेवलप, हैंस दे आर मस्ट बी यूज्ड बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। जैसे जो ये राइजोबियम बताया या एनाबिना बताया, तो उनकी क्या डेट होती है, उनमें क्या होता है कैरियर, यही तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, यही अगर डेट एक्सपायर हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द सोइल मस्ट कंटेन एडुकेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑर्गेनिज्म इन बायो फर्टिलाइजर टू थ्राइव एंड वर्क। तो सोइल में एडुकेट पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए फॉर ऑर्गेनिज्म इन बायो फर्टिलाइजर टू थ्राइव एंड वर्क, काम करने के लिए। थर्ड इनकरेक्ट है, दे लूज देयर इफेक्टिवनेस इफ द सोइल इज टू हॉट और ड्राई। इफेक्टिव कम हो जाएंगे अगर सोइल ज़्यादा गर्म होगी और सूखी होगी, एक्सेसली एसिडिक होगी या एल्कलाइन होगी। मतलब वो एसिडिक ज़्यादा होगी या एल्कलाइन बोल दो तो ज़्यादा होगी, तो वो अपने आप ही मर जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the coal in India, which of the following statements are correct? The maximum concentration of the coal fields occur in the छोटा नागपुर प्लेटू। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है कोयले की, जो छोटा नागपुर में कोयला मिलता है, उसकी होती है क्या। सेकेंड है गोंडवाना कोल कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन दिया। गोंडवाना कोल 99% होता है। थर्ड है द ड्रॉबैक ऑफ द गोंडवाना स्ट्रेटा इज द पोसिटी ऑफ द कोकिंग ऑयल। जो ड्रॉबैक है गोंडवाना स्ट्रेटा की, इज द पोसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल विच मेक्स इट अनफिट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। जो गोंडवाना स्ट्रेटा है इसका क्या होता है, कमी होती है कुकिंग ऑयल की, विच मेक्स इट अनफिट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज में नहीं किया जा सकता। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इंडिया द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द कोल फील्ड्स अकर इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय पठार में ज़्यादा कोल फील्ड मिलते हैं। इट कंप्राइजेज पार्ट ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द कोल बीरिंग स्ट्रेटा ऑफ द इंडिया आर जियोलॉजिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। दो मेन कैटेगरियों में कोल जहाँ मिलता है उसको बांटा गया, गोंडवाना कोल एंड द टर्सरी कोल फील्ड्स। तो गोंडवाना कोल फील्ड्स इज सेड टू बी 250 किलोमीटर्स मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब 250 मिलियन ईयर, मिलियन होता है 10 लाख, तो 250 इंटू 10 इतने मिलियन और मतलब साल पुराना है। इन इंडिया गोंडवाना coal contributes are overwhelmingly large proportion of the both the reserve and the production of the coal।
तो गोंडवाना जो कोल है कंट्रीब्यूट्स करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बोथ द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द कोल अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ द टोटल रिजर्व एंड 99% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोल। तो गोंडवाना कोल सबसे ज़्यादा है, 99% तक जो प्रोडक्शन कोल का होता है वही होता है, और रिजर्व है जो उसका भी 98% यही है गोंडवाना कोल। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गोंडवाना कोल्स इंक्लूड्स कुकिंग एज वेल एज नॉन कुकिंग, दोनों तरह का कोयला होता है, बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस कोयल। तो बिटुमिन जिसमें अपना कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, सब बिटुमिनस कोयल भी रहते हैं। इन दिस स्टोर हाउस ऑफ द इंडिया मेटलर्जिकल एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी कोल। मेटलर्जिकल कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो मेटल के लिए यूज होता है, आयरन या स्टील कंट्री इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, वो भी कोयल मिलता है, मेकिंग इट बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, टर्सरी रॉक सिस्टम बियर्स कोल्स ऑफ द यंगर एज फ्रॉम द 15 to 16 मिलियन, ये यंगर एज का है, गोंडवाना पुराना है, एंड मेनली कन्फाइंड इनटू एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। तो ये पेनिनसुलर इंडिया से अलग अलग एरिया पे टर्सरी रॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द डिस्टर्ब एरिया अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, AFSPA भी बोलते हैं, बोथ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव कंकरेंट पावर्स टू डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया इन द स्टेट टू बी डिस्टर्ब एरिया। मतलब ये गवर्नर के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है क्या, कंकरेंस में, कि कोई भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, AFSPA लगा सकते हैं। 1958 का जो रूल है। प्रायर सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी टू इनिशिएट legal proceedings against any person in respect of anything done in exercise of the power conferred by the act। मतलब जो 1958 का एक्ट ने कन्फर्ड की है पावर, किसी को प्रावधान किया है डिफेंस फोर्सेस के पर्सन को, अगर मान लो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना, लीगल एक्शन लेना, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन पावर की ज़रूरत है, सैंक्शन की। थर्ड है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है तीनों ठीक है। तो उसका डी आंसर करेक्ट है, तीनों ही ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिक्लेयर द एंटायर नागालैंड एज ए डिस्टर्ब एरिया, पूरा नागालैंड डिस्टर्ब एरिया अंडर द AFSPA एक्ट 1958। अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन आइदर केस इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द होल और एनी पार्ट ऑफ द सच स्टेट in such a disturbed or dangerous condition that use of armed forces in aid of the civil powers is necessary, the governor of the state and the central government may by notification in the official gazette declare the whole or such part of the state to be a disturbed area। मतलब गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कशन करके ऑफिशियल गैजेट में डाल देंगे, स्टेट को पूरे को भी डिस्टर्ब एरिया बता देंगे या कोई लोकल एरिया को भी। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द सेक्शन 6 ऑफ AFSPA, no prosecution, suit or other legal proceedings shall be instituted except the previous sanction of the central government against any person in the respect of anything done purported to be done exercise the powers of the conferred by the तो उनको हक है डिफेंस फोर्सेज को, और वो अपना यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना है तो पहले प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। AFSPA 1958 इज अप्लीकेबल ओनली टू द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट। Distributes area in the J&K are employed governed by the Armed Forces Special Power Act 1990। J&K में Armed Forces Special Power Act 1990 है, और AFSPA 1958 का है, वो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the geological structure of India, consider the following statement। फर्स्ट है, धारवाड़ रॉक्स आर कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर इंडिया ओनली। एक्सट्रीम सब सेंटेंस को आपको याद रखना है कि ओनली बोला है, तो धारवाड़ रॉक्स हैं कन्फाइंड करती है पेनिनसुलर इंडिया ओनली में। सेकंड है, द ग्रेटर हिमालयाज हैव द आर्कियन रॉक सिस्टम इट्स एज इट्स कोर। तो ग्रेटर हिमालय जो है आर्कियन रॉक्स को इसका कोर बताते हैं। थर्ड है, द विंध्यन रॉक सिस्टम इज कम्पोज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स डिवॉइड ऑफ द मेटल फेरिस मिनरल्स। जो विंध्यन रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं या डिवॉइड करते हैं, खाली करते हैं मेटल फेरियस मिनरल्स को, तो वहाँ पे मेटल फेरियस मिनरल्स नहीं होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है सेकंड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन बी है।
जियोलॉजिकली द इंडियन लैंड मास वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो इंडियन मास लैंड था वो गोंडवाना पार्ट का लैंड था। जियो के हिसाब से देखें, अर्थ के हिसाब से, द पेनिनसुलर इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द ओन लैंड मास सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट बनी जब तक पेनिनसुलर इंडिया पार्ट था। वेयर इज द हिमालय आर द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक अपलिफ्ट्स। हिमालय टेक्टोनिक अपलिफ्ट्स का काम है। प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही अर्थ क्रस्ट बनी जो बहुत पुराना है और गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द धारवार रॉक्स आर दी फर्स्ट मेटामॉर्फिज्ड। मेटाफोर होता है शेप चेंज करना। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट से बनती है। कंपोज लार्जली ऑफ इग्निस डेब्रिस। इग्निस जो रॉक्स हैं, जो ज्वालामुखी के फटने से जो रॉक बनती है, इग्निस बोलते हैं। मेटामॉर्फाइज मतलब उनकी शेप चेंज हो गया। सेडिमेंट उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए तो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो इग्निस डेब्रिस। सिस्ट होता है जैसे पत्थर छोटे छोटे, जेनेसिस या छोटे छोटे क्रेस्ट जो पत्थर होते हैं उनसे बनी हुई है। द धारवार रॉक्स आर हाईली मेटेलिफेरस, मतलब उनमें मेटल ज़्यादा होती है, वहाँ पे मेटल ज़्यादा है। दे बियर आउट गोल्ड भी होता है, मैग्नीज, आयरन और माइका, निकल एंड प्रीशियस स्टोन। धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स अकर इन दिस स्कैटर्ड पैचेज। जगह जगह है धारवार सिस्टम। साउदर्न डेक्कन में है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार प्लेटू है, एमपी में है, मिकीर हिल्स में है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में और हिमालय रीजन में भी है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द आर्कियन रॉक सिस्टम इज द कोर ऑफ द ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन्स। तो हमें अब रॉकिंग सिस्टम का पाठ कर रहे हैं, बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने पढ़ा धारवार रॉक सिस्टम। तो ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड सा है और ये इनमें मेटल ज़्यादा होते हैं, आयरन वगैरह, गोल्ड वगैरह सब जगह आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार में एमपी में भी है और मिकीर हिल्स में भी, नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय भी है, ईस्टर्न हिमालय में भी है। और आर्कियन रॉक जो सिस्टम है, द कोर ऑफ द ऑल ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। दो फोल्ड माउंटेन्स हैं। द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द आर्कियन रॉक्स वेरीज फ्रॉम द ग्रेनाइट टू द गैबरो। तो ग्रेनाइट से गैबरो तक। द मेजर रॉक जोन्स ऑफ द हिमालयज आर द प्राइमरली मेड ऑफ द ग्रेनाइट, डोराइट, गैब्रो, मोनाजाइट एंड पेगमाटाइट। तो ये इसके साल्ट के सोयल के नाम है। सी है करेक्ट। द विंध्यन रॉक सिस्टम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विंध्यन माउंटेन्स। इट डिवोइड ऑफ द मेटलोफेरस मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ द मोर देन 5000 m thick sequence sedimentary rocks, sandstone, shales, limestone, occupying an area of about 1,62,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो विंध्यन रॉक्स हैं, तो पहला पढ़ा हमने कि जैसे ये, सेकेंड पे आर्कियन रॉक पढ़ा, फर्स्ट पे हमने धारवार रॉक सिस्टम पढ़ा और थर्ड में हम पढ़ रहे हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। क्या है नेम? विंध्यन माउंटेन से इसने जो विंध्य माउंटेन है, इट इज़ डिवाइड ऑफ द मेटल। यहाँ पे मेटल कम होती हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं। सम कंसिस्ट ऑफ द मोर देन 5000 m थिक सीक्वेंस सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इतनी सेडिमेंट्री रॉक्स मोटी मिलती है। सैंडस्टोन, सेल्स, लाइमस्टोन, चूना, ऑक्यूपाइज, ये इतना एरिया में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लंबे टाइम तक डाटा को भूल जाओगे, बट आपको पता होना चाहिए धारवार जो सिस्टम कहाँ पे है, रॉक सिस्टम कहाँ, आर्कियन कहाँ पे है और ये विंध्यन सिस्टम कहाँ है, रॉक सिस्टम कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर सिस्टम दिया हुआ है, ड्रेनेज पैटर्न दिया हुआ है। जैसे गोदावरी है तो उनका डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, क्या इंडस है टेरिलिस पैटर्न होता है, महानदी है रेडियल पैटर्न होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? रेफर्स टू द स्पेशियल रिलेशनशिप अमंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स which may be influenced in their origin by the inequality of the slope, rock resistance, structure, geological history of a region। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? जहाँ पे ढलान होगा उससे ही जाएगा। जैसे वहाँ पे जियोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं उसी हिसाब से पानी कटता हुआ चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशियल रिलेशनशिप। ड्रेनेज पैटर्न आर क्लासिफाइड इनटू डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेडियन एंड एंगुलर। तो दो स्पेशियल रिलेशनशिप डेंड्रेटिक, टेरिलिस, रेडियल, एंगुलर में बांटा गया है। जैसे तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। ड्रेनेज विच इज ब्रांचिंग ऑफ रेमिफाइंग इनटू द इरेगुलर ट्री ब्रांचेज शेप्ड पैटर्न इज नोन एज द डेंड्रिक पैटर्न। तो डेंड्रिक पैटर्न जैसे ऐसे है, मान लो ये पेड़ की टहनी जैसे ऐसे बिखर गया तो इसको ही डेंड्रिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें कोई मतलब एंगल नहीं है, बस डेंड्रिक पैटर्न है। इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न। डेंड्रिक पैटर्न है इन पे, इंडस, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सेकेंड स्टेटमेंट
इनकरेक्ट मैच है। इन द इफ द शॉर्ट subsequent streams meet the main stream at the right angle due to differential erosion through the soft rocks, it is known as the trellis pattern। मतलब मान लो डिफरेंशियल इरोजन हुआ और राइट एंगल पे मिल रही है, जैसे मान लो गंगा आ रही है, इंडस रिवर हैज ए डेंड्रिक पैटर्न नॉट ट्रेलिस। तो ट्रेलिस में क्या होता है, जैसे उसके साथ जो नदी आ रही है वो 90 डिग्री पे मिल रही है, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल है उसको घिसा दिया उन्होंने, बस ऐसे ही। तो इसको ही डेंड्रिक इसको ट्रेलिस बोलते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। इफ द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम ए समिट फॉलो द स्लोप डाउनवर्ड्स एंड ड्रेन डाउन द इन ऑल डायरेक्शन, सच ए पैटर्न इज द रेडियल पैटर्न। द नर्मदा, सोन, महानदी। तो नर्मदा, सोन एंड महानदी इट ओरिजिनेट अमरकंटक हिल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। रेडियल से है, मान लो ये बिंदु है तो यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप ज़रूर मैप में गूगल पे जाके देखो कौन कौन सा पैटर्न है। बाकी क्या है, डेंड्रिटिक है, डेंड्रफ से याद रख सकते हैं, पेड़ की तरह है। ट्रेलीज हैं, राइट एंगल पे मिल रही हैं क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल वो रोक थी, काट दिया उनको। और रेडियल है, बिंदु पे आ रही हैं बहुत सारी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेनाइजेशन इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कली साल्ट्स इन द सोइल। सेलेनाइजेशन मतलब ज़्यादा एल्कली साल्ट्स हो गए सोइल में। सेकंड है सोलिडाइजेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम साल्ट ज़्यादा हो गया। थर्ड है पोडोजलाइजेशन इज इंक्रीज इन एसिडिक नेचर ऑफ द सोइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ द कैल्शियम साल्ट्स। तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, लीचिंग हो गया जो कैल्शियम साल्ट्स का। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे सेलेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कली साल्ट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम इन सोइल। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको सेलेनाइजेशन बोलते हैं। एल्कली साल्ट्स हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सोलिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज द डीलकलाइजेशन। थोड़ा सा इसमें डीलकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट कम हो जाए तो डी एल्कलाइजेशन, मतलब एल्कलाइजेशन डी एल्कलाइजेशन हो जाएगा। सी तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पोडोलाइजेशन इज द इंक्रीज इन एसिडिक नेचर ऑफ द सोइल बाय लीचिंग अवे द कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट को निकालने के बाद लीचिंग अवे का पोडोलाइजेशन बोलते हैं। और सोडियम साल्ट की कमी हो जाए तो डी एल्कलाइजेशन बोलते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम सेलेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं, सेलेनाइजेशन मतलब जब आपके ऊपर नमक लग जाएगा, सेलेनाइजेशन डीसेलेनाइजेशन जब एल्कलाइन कम हो जाएगा, सोडियम साल्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोइल रिमूवल इज नॉट ईजिली नोटिसेबल इन द सीट इरोजन। तो सोइल रिमूवल नहीं होता क्या सीट इरोजन में। सेकंड है गली इरोजन अकर्स व्हेन स्लोली मूविंग रन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्मॉल चैनल सेल इज कंसंट्रेशन डाउन ए स्लेब। तो गली इरोजन कब होता है, गली जब स्लोली मूविंग रन ऑफ वाटर फॉर्म्स ए स्मॉल चैनल एट इट्स कंसंट्रेट डाउन ए स्लेब। तो स्लोप में है तो नीचे नीचे गली इरोजन हो जाएगा। डीप गलीज आर वाइड स्प्रेड इन दी चंबल बेसिन। डीप गली क्या, चंबल एरिया में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। सीट इरोजन टेक्स प्लेस आफ्टर ए हैवी शावर। सीट इरोजन मतलब पूरी सीट की सीट ऐसे मान लो मिट्टी की गिर गई तो उसको एकदम हैवी रेन होगी तो भी तो जाएगा। द सोइल रिमूवल इज नॉट इजली नोटिसेबल, इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट्स रिमूव फर्टाइल टॉप सोइल। दिखती नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी सीट चली जाएगी, ऊपर नीचे अनइवन होगा नहीं तो उसको ये बहुत ही हार्मफुल है। अगर पता नहीं चले तो सेल जो सोइल फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। Real erosion occurs when run of water forms a small channel as it concentration down a slope. स्लोप से जा रहा है तो उसको रील इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द सोइल अलोंग द ड्रेनेज लाइन्स। मान लो रील्स में क्या है, व्हेन जो वाटर स्मॉल चैनल्स में जाएगा, कंसंट्रेशन डाउन ए स्लोप, स्लोप की तरफ जाएगा तो रील बन जाएंगी, कम गहरी लाइन। गली क्या हो, गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द सोइल अलोंग ड्रेनेज लाइन्स बाय द सरफेस वाटर रन ऑफ। सरफेस वाटर रन ऑफ हो गया तो गली बना देगा। रील इरोजन इज कोज्ड बाय द स्लो मूवमेंट ऑफ द वाटर अलोंग विद द स्मॉल चैनल्स ऑफ द बेयर लैंड। लेस वेजिटेटिव कर, जब कहाँ पे क्या है, मान लो कम धीरे धीरे पानी बह रहा है, गली इरोजन। ऑन द अदर हैंड
क्रिएट्स ए डीप चैनल दैट सरफेस इज फर्दर एनहांस। मतलब रील क्या है, ऊपर ऊपर हल्का पानी का फ्लो है, थोड़ा सा लाइन खिंच गई बस। गली क्या है, बिल्कुल डीप हो गया और वो गहरा गड्ढा कर देगा। और रेवाइन क्या है, रेवाइन और डीप गलीज, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। रेवाइन और डीप गलीज आर वाइड स्प्रेड इन द चंबल बेसिन। गलीज डीपन द विद रेनफॉल, रेनफॉल के थ्रू और गली डार्क हो जाती हैं। और कट द एग्रीकल्चर लैंड एंड मेक दैम अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर। गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द सोइल अलोंग विद द ड्रेनेज लाइन्स बाय द सरफेस वाटर रन ऑफ। तो वही है गलीज, मैंने बताया कि सरफेस वाटर को रन ऑफ कर देगा, लेके चला जाएगा। और ये ज़्यादा पानी का कटाव ज़्यादा होता है तब बोलते हैं इसको गलीज। वन स्टार्टेड गलीज विल कंटिन्यू टू मूव हेडवर्ड इरोजन, सिर की तरफ चलता था बाई स्लम्पिंग ऑफ द साइड वाल्स को काटते, अनलेस स्टेप्स आर टेकन टू स्टेबलाइज द डिस्टर्बेंस। ए रीजन विद द लार्ज नंबर ऑफ रेवाइन इज कॉल्ड द बेडलैंड टोपोग्राफी। इसको याद रख सकते हैं कि अगर मान लो बहुत सारे रेवाइन हो तो उसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, ज़्यादा गहरी गहरी खाई बना देते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन HDI तो होता ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट इसके साथ में जोड़ दिया प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ बेस्ड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा। मतलब एक आदमी कितना कार्बन मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा, तो कितना कार्बन एमिशन छोड़ता है एक आदमी। इंडिया इज़ रैंक रिलेटिवली लोअर PHDI दैन दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब इंडिया की रैंकिंग PHDI में कम है, HDI से भी ज़्यादा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी दोनों गलत हैं। तो इसका ए आंसर करेक्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 में द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंट्रोड्यूस ए न्यू मेट्रिक प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो UNDP ने चालू किया प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI for pressure on the planet to reflect and concern intergeneration inequality। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। सिमिलर टू द इनइक्वालिटी एडजस्टेड टू द HDI एडजस्टमेंट विच इज़ मोटिवेटेड बाय द कंसर्न ऑफ द इंटरजनरेशन इनइक्वालिटी। एक जनरेशन से दूसरे इनइक्वालिटी आ जाती है। द PHDI इज़ द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा एंड मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा टू अकाउंट फॉर द एक्सेसिव ह्यूमन प्रेशर ऑन द प्लेनेट पे कितना आदमी प्रेशर डाल रहा है, इसलिए प्रेशर बोला गया उसको। इन एन आइडियल सिनारियो वेयर देर इज आर नो प्रेशर ऑन द प्लेनेट द PHDI इक्वल्स टू द HDI। मान लो अगर प्रेशर नहीं होगा तो HDI और PHDI बराबर होंगे। हाउएवर एज प्रेशर इंक्रीज द PHDI फॉल्स बिलो द HDI, से नीचे चला जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया ड्रॉप बाई 2 रैंक्स इन द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2020। HDI में 2 रैंक चले गए, स्टेटिंग एट 131 आउट ऑफ द 189। तो 189 में हम HDI पे 131 पे हैं। हाउएवर इफ द इंडेक्स वर एडजस्टेड टू असेस द प्लेनेटरी प्रेशर कॉज्ड बाय द ईच नेशन डेवलपमेंट, इंडिया वुड मूव अप 8 प्लेसेज इन द रैंक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अगर हम उसके हिसाब से देखते तो मान लो प्लेनेट पे हमने कितना प्रेशर डाला है तो उससे ऊपर हम जा सकते थे, 8 पायदान ऊपर जा सकते थे, बाकी उसने काउंट नहीं किया। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends so that they can get benefited. Okay friends, bye.